नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सिया के चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान जी। शिव नारायण जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जिस प्रकार से इस प्रशासनिक यूनिट का नाम है सिया, तो चूँकि यह एक नाम अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो माता जानकी का भी है, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया की प्रस्तावना जो है, सिया की भूमिका, सिया का गठन, कुल मिलाकर सिया के विषय में, उसकी कार्यप्रणाली के विषय में मैं समझता हूँ कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका अनभिज्ञ होगा, जबकि बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से पूरा विश्व पर्यावरण की चिंता कर रहा है, उसके निहितार्थ तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा कि सिया का गठन कैसे हुआ, कब अस्तित्व में आया, इसके पीछे की क्या सोच रही? बिल्कुल सही कहना आपका। सिया मतलब स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ये थोड़ा टिपिकल सेंटेंस है जो आम व्यक्ति को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो तो समझ जाते हैं, आम लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है। सरल शब्दों में कहें तो हम ये है, सिया यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास का एक दूसरा इफेक्ट ये भी है कि उससे पर्यावरण प्रभावित होता है। और चूंकि पर्यावरण प्रभावित होता है तो ये पर्यावरण पर्टिकुलर किसी एक शहर, एक राज्य, एक देश की बात नहीं है, ये पूरा विश्व का विषय है, ग्लोबल सब्जेक्ट है। इसी बात को लेकर 1972 में एक यूएनओ का सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, जिसमें 191 देशों ने भाग लिया था, उसमें भारत ने भाग लिया था। उसमें यह तय किया कि पूरे विश्व को मानव जाति के लिए, पूरा प्राणी मात्र के अस्तित्व के लिए पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। बस वहाँ से थोड़ी इसकी मोटी मोटी शुरुआत हुई। उस सम्मेलन के बाद भारत ने इसमें सक्रियता से काम किया और 1974 में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 बनाया। 1974 में पानी को लेकर। उसके बाद फिर ये महसूस किया कि अकेले पानी का ही प्रदूषण नहीं होता है, हवा का भी होता है। तो फिर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वो बनाया। तो इससे जल और वायु दोनों का प्रदूषण नियंत्रित करने की कोशिश की गई जी। इसके बाद ये महसूस किया गया कि सिर्फ जल और वायु से मतलब नहीं है, इसका पर्यावरण का समग्र एक रूप आना चाहिए और पर्यावरण को समग्र रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया और भारत में लागू किया गया जी। अब इस एक्ट का अब आप देखेंगे जो पूरा कानून मैंने बताया कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे पर्यावरण को बचाएंगे। 1986 में एक समग्रता भरा कानून आया जिसमें पर्यावरण की सारी विषय वस्तुएं शामिल थीं। तो इसमें था क्या मूलतः कि ये कैसे काम करे? जी हाँ, बिल्कुल सही। जो मोटे रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना जी, मोटे मोटे उसमें प्रावधान किए। उसके साथ ये भी किया कि भारत सरकार इसके नियम बना सकती है और समय समय पर इनका नोटिफिकेशन जारी करके पूरे पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित किया जा सके ऐसे निर्देश भी दे सकती है जी। तो 1986 के बाद 94 में एक नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन एक व्यवस्थित नोटिफिकेशन जी 14 सितंबर 2006 को हुआ जी, जो यह नोटिफिकेशन 2006 कहलाता है जी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। इस नोटिफिकेशन में बताया कि देश में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोजेक्ट बिना पर्यावरण की अनुमति के शुरू नहीं होगा। प्रोजेक्ट इन द सेंस माइनिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यानी एनी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इवन चाहे माइनिंग प्रोजेक्ट हो जी या कंस्ट्रक्शन हो, पेट्रोलियम हो, एयरपोर्ट हो,
मतलब जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी प्रोजेक्ट होगा, उसको शुरू करने से पहले पर्यावरण अनुमति लेना जरूरी है, उसके बिना शुरू नहीं होगा। जी। ये कहा गया ईआर नोटिफिकेशन 2006 के पैरा 1 में। ठीक, अब चूंकि इतनी सारी एक्टिविटी है तो इसको कौन मॉनिटर करेगा, तो इसके लिए उनको पूरी जितनी भी एक्टिविटी और प्रोजेक्ट है इनको 2 भागों में बांटा गया जी, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट में जो पर्यावरण अनुमति, जो कि आम बोलचाल की भाषा में ईसी जिसको बोलते हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये जारी करने का काम भारत सरकार का पर्यावरण विभाग करता है, खुद ही करता है, खुद करता है। तो वो ए कैटेगरी में कौन शामिल होते हैं सर? कैटेगरी में उन्होंने जितनी भी एक्टिविटी है उसमें एक शेड्यूल दी गई है, उस शेड्यूल में सारी एक्टिविटी को 2 भागों में बांट दिया। शेड्यूल में बताया गया है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी ए में आएगी, पर्टिकुलर बी में आएगी। मोटे मोटे ये समझ सकते हैं जैसे कोई माइनिंग एरिया है और 250 हेक्टर से ऊपर है तो वो कैटेगरी ए में आएगा, और 250 हेक्टर से कम है तो कैटेगरी बी में आएगा। पर कौन सी एक्टिविटी ए में आएगी और कौन सी बी में आएगी, ये पूरा उसमें ईआर नोटिफिकेशन के शेड्यूल में क्लियर है, दिया गया। ठीक है, तो ए में ईसी भारत सरकार जारी करती है और बी में संबंधित सिया जारी करता है। मतलब इसमें राज्य सरकारें जारी नहीं कर सकती। उस राज्य में अभी एक और कंफ्यूजन हो गया सर सिया तो किसी स्टेट में ही काम करता है। यस, तो अब वो सिया जो है स्टेट के कंट्रोल में नहीं है? नहीं, बात कंट्रोल वाली नहीं है जी। सिया का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अच्छा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत सिया का गठन किया जाता है जी। लेकिन सिया का गठन भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके करती है। ठीक है, और वो पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में ही काम करता है, और इसका जो पोर्टल है वो भी भारत सरकार का ही है जी। सिया के जितने भी निर्णय होते हैं वो भारत सरकार का जो पोर्टल है जिसका नाम है परिवेश पोर्टल, उसी पे रहते हैं। उसमें राज्य सरकारों का दखल नहीं रहता है। हाँ, राज्य सरकारों के लिए जब नोटिफिकेशन, भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, उसमें कहा गया है कि जिस सिया का गठन भारत सरकार ने किया है उस सिया को लॉजिस्टिक सपोर्ट और सेक्रेटरिएट सर्विस कंसर्निंग राज्य सरकार देती है, क्योंकि वो उस स्टेट में काम कर रहे हैं। जैसे सचिवालय देगी, उसको एकोमोडेशन देगी, ट्रांसपोर्ट देगी, और जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट है संबंधित राज्य सरकार देती है। ठीक है, लेकिन कार्य भारत सरकार के नियंत्रण। तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट या सेक्रेटरीएट, लॉजिस्टिक सपोर्ट तो ठीक है, लेकिन सेक्रेटरीएट मतलब ये जैसे पर्यावरण के लिए काम करती है, तो क्या सिर्फ पर्यावरण जो मंत्रालय होता है, पर्यावरण विभाग होता है, क्या वही इसका सेक्रेटरीएट होता है? नहीं, डिफॉल्ट सेक्रेटरीएट। देखिए, जैसे मैंने बताया भारत सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है सारा काम देखता है, सेटअप बना हुआ है जी। जहां तक सिया की बात है, जो चूंकि कंसर्निंग स्टेट में रहता है तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अच्छा। कुछ राज्यों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने सेक्रेटरीएट बनाया, कुछ राज्यों में दूसरे डिपार्टमेंट को बनाया। मध्य प्रदेश में जो एपको है उसको उन्होंने सेक्रेटरीएट डिक्लेयर किया। जी जी जी। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन एक स्वतंत्र इकाई है। हाँ, ये स्वतंत्र इकाई है, नो डाउट। इसमें एक और बात है जी, यदि मान लो किसी कारण से किसी राज्य में सिया गठित नहीं हुआ है या पर्टिकुलर अवधि के लिए गठित नहीं हो पाया है, उस अवधि में जो पर्यावरण की अनुमति है वो भारत सरकार जारी करेगी। सिया गठित नहीं, सीधा वो करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें नहीं कर सकती। कंट्रोल शिफ्ट टू इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी पर्यावरण विभाग। हाँ, इसमें एक और बहुत सख्त कानून है ये जी। यदि भारत सरकार सिया के अलावा यदि किसी ने ईसी जारी कर दी तो 5 साल की सजा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 और 17 उसमें स्पष्ट प्रावधान है, बहुत सख्त है। तो अब ये जैसे सिया यहाँ एपको के साथ, एपको उसका सेक्रेटरीएट होता है, तो कोऑर्डिनेशन कैसे स्टेट के साथ करती है यहाँ मध्य प्रदेश में? देखिए, स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, जो स्टेट में ही है, स्टेट उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। ठीक है, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जो सेक्रेटरीएट है उसकी ड्यूटी रहती है कि सिया को पूरा सपोर्ट करे। जी नहीं, अब जैसे कोई भी स्टेट का प्रकरण है, अब देखिए इस स्टेट में एक पर्यावरण विभाग है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, ऑलरेडी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, फिर एपको भी है। तो सिया इन सब में, सिया का रोल कहाँ है? कैसे चीजें सिया के पास पहुंचती हैं, कैसे क्लियरेंस मिलता है? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये जितने पर्यावरण विभाग, पीसीबी,
माइनिंग, सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है। जी। माइनिंग डिपार्टमेंट माइनिंग का काम देखता है, लीज स्वीकृत करना, माइनिंग ब्लॉक ऑक्शन करना, ये उनका काम वो देखता है। पीसीबी सामान्यतः जो आपका वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, उसके अंतर्गत काम करता है, वो सीटीओ सीटी जारी करता है। सिया का काम ये है कि यदि कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा जी तो वो उसके लिए ईसी सिया जारी करता है, और ईसी जारी करने से में बहुत मोटी मोटी बात है, सिया ये देखता है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। उदाहरण के लिए कोई इंडस्ट्री आई, नेशनल इंडस्ट्री आएगी, आना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो उसका जो वेस्ट है सीधा नदी में तो नहीं मिल रहा, और यदि नदी में मिल रहा है तो सिया उसको परमिशन देने के पहले कहेगा कि आप इसका ट्रीटमेंट प्लान बनाओ, ठीक, दिस इज द वे। तो वो उसका पर्यावरण का उसके पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, पर्टिकुलर एक्टिविटी का जो प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण को, उसका आकलन करेगा और उसको मिटिगेट यानी कम करेगा, कैसे कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने कोई माइनिंग दिया, उसमें प्लांटेशन है, पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो उसके लिए है पहले पेड़ लगवाना सुनिश्चित करेगा कि आप जितने पेड़ हटा रहे हो उसके 10 टाइम्स पेड़ लगाओ, और पूरा प्लान दो, कौन सी प्रजाति के पौधे कहां पर लगाओगे, ये है, तब अब सिया बेसिकली एक तरह से इसको क्या मैं ये मानूं कि एक एंट्रेंस गेट है, जब तक सिया की क्लियरेंस नहीं मिलती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस सिया द्वारा, तब तक बाकी विभाग की प्रोसेस सीटीओ वगैरह ये जारी नहीं हो सकती। देखो बहुत मोटी बात है, बहुत मोटी बात है। यह नोटिफिकेशन 2006 में बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि जब तक ईसी नहीं मिलेगी कोई भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का काम शुरू नहीं हो पाएगा। अभी लगभग 2-1 महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, यदि कोई बिल्डिंग जो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन हो गया विदाउट परमिशन, तो उसको पोस्ट फैक्टो आप रेगुलाइज नहीं कर सकते, वो डिसमेंटल होगी। ओहो, सीधा ऐसा? सीधा बिल्कुल, तो बिना उसके तो काम शुरू नहीं कर सकते। जी। हाँ। अब जैसे बात माइनिंग की आई है, तो जैसे सबसे ज़्यादा अगर इलीगल माइनिंग की बात करें तो रेत का नाम सामने आता है। तो जैसे अभी ये चल गया है कि जैसे एक ब्लॉक आवंटित होते हैं रेत के कि भाई आप नदी के किनारे से निकालते हैं, लेकिन लोग बीच में से भी निकाल रहे हैं, पनडुब्बियाँ लगा रहे हैं, नए नए उन्होंने रास्ते खोज लिए हैं, सक्शन मशीनें आई हैं जो खींच रही हैं, तो क्या इन पर रोक लगाने का कोई प्रावधान है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि रेत किसी भी कीमत पर पानी में से नहीं निकाली जा सकती। यदि पानी में से रेत निकाला तो ये गंभीर अपराध है, ठीक है। इसके लिए सजा का प्रावधान भी है और दंड का प्रावधान भी है। रेत जब पानी में पनडुब्बी लगा के या पानी में से खोद के नहीं निकाली जा सकती है ये, और इसके लिए उसका मतलब इकोलॉजी सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो नॉर्म्स है, पैरामीटर्स है, उसी के अनुसार उसको निकाला जा सकता है। पैरामीटर्स में बहुत मोटा पैरामीटर से पानी के अंदर से नहीं निकाले जा सकते। ये बहुत मोटी बात ये है। जी जी। और इसके लिए उन्होंने जो यह नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट प्रावधान किया है। उसके परिशिष्ट 12 अपेंडिक्स 12 उसमें साफ किया है कि इसकी मॉनिटरिंग सिया करेगा। सिया इसकी मॉनिटरिंग करेगा। और इस तरह से पूरे प्रदेश में कैसे करते होंगे मॉनिटरिंग? हाँ, वो पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग करने के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। एक तो मेरा आप जो सिया चेयरमैन का जो ईमेल आईडी है आप प्रसारित कर देना जी। यदि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इलीगल माइनिंग हो रही है जी, या पानी में से रेत निकाल रहे हैं तो सीधा उसमें मेल कर दें। इवन मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देना, तो हम यहाँ से टीम भेजेंगे। हम उसकी जांच कलेक्टर से करवा सकते हैं, पीसीबी से करवा सकते हैं। भारत सरकार का जो MOEF का एक रीजनल ऑफिस है यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय का, उसको भेज सकते हैं, और हम अपनी टीम भी भेज सकते हैं। इनमें से किसी को भेज कर उसकी जांच करवाएंगे जी। लेकिन हमारा प्रयास आपके पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं? आप इस पर मतलब जब से आपने पदभार ग्रहण किया है काफी एक्टिविटी प्रदेश में इस तरह की आ रही है, लेकिन ऑनेस्टली है अभी जितनी इफेक्टिव हम कार्रवाई करना चाहते हैं उतनी इफेक्टिव कार्रवाई हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब चूंकि रेत का सीजन आ गया है तो अब इफेक्टिव कार्रवाई होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और आप ईमेल आईडी दोनों दे दीजिए, कोई आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। जी जी। दूसरा, जैसे एक और सामने आता है घटनाक्रम कि जैसे किसी को कोई लीज आवंटित हुई तो उसका जो ब्लॉक जो उसको आवंटन हुआ है, अब इसको पता चला उसका ब्लॉक 5 हेक्टेयर का है,
उसने 5 हेक्टेयर टच नहीं करी, खुदाई दूसरी जगह से शुरू कर दी। तो उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी उन पर शास्ति अधिरोपित की गई, बाद में वो सब खुर्द-बुर्द, उसमें भी सिया क्या इंटरफियर कर सकता है? बात ये है, आपका कहना सही है। यदि मान लो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या कंपनी को एक पर्टिकुलर ब्लॉक आवंटित हुआ और पता चला उस खसरा नंबर पे तो वो जो मिनरल है ही नहीं, तो पास से उसने कर लिया, तो इसमें मुख्य कार्रवाई तो खनिज विभाग को करना चाहिए, उनका काम आता है। लेकिन कोई भी ब्लॉक होगा उसको ईसी यहाँ से जारी होगी, जी जी, ठीक है ना। और जिस खसरा नंबर के लिए ईसी जारी की, उसके अलावा यदि कहीं माइनिंग करता है और हमारे पास कंप्लेंट आती है तो उसके खिलाफ भी फिर हम कार्रवाई करते हैं। जी, तो अभी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो पूरे मध्य प्रदेश में सिया प्रभावी कार्रवाई कर सके, और चूंकि अब जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से कि तो क्या एक ग्रीवियंस रेड्रेशल सिस्टम बना रहे हैं कि लोग, ठीक है, एक विभाग ने अपना जारी कर दिया, जहाँ भी पीसीबी के ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हर जगह हैं, तो वहाँ सिया के डिस्प्ले हों कि भाई आप ये शिकायत कर सकते हैं इस जगह पे अगर आपको पर्यावरण से संबंधित, इस टाइप का कोई प्लान है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे। जी जी, जहाँ जहाँ रीजनल, आई डू एग्री, मैं सहमत हूँ आपके बात से, ऐसा होना चाहिए। जी जी, हाँ। क्योंकि एक इतनी बड़ी संख्या में, आई डू एग्री, मतलब विवाद की बात ही नहीं है, आपका सुझाव सही है, होना चाहिए जी। और सर, जैसे प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है और पर्यावरण मंत्रालय है, ये सिया ने ईसी जारी कर दी, बस वहाँ सिया का काम वहाँ खत्म हो जाता है कि इनके साथ और कोऑर्डिनेशन कुछ रहता है? आपका कहना सही है। एक्चुअली में सिया के पास जो स्टाफ है लिमिटेड, जी जी, ठीक है ना, और उसकी एजेंसी ये भी है। एजेंसी में जो सिया अपना जो काम करवाता है जी, पीसीबी के थ्रू करवाएगा। अच्छा, और ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी, आई डू, मेरी बात सुनो आप, तो पीसीबी के थ्रू करवाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू करवाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है उसको थ्रू करवाता है, जिलों में जो कलेक्टर ऑफिस है उसके थ्रू करवाता है। उसके अलावा हम अपनी टीम भी भेज के कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे यहाँ से ईसी जारी हो जाती है तो सीटीई और सीटीओ जारी करने का काम पीसीबी का, सीटी मतलब कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट, ये वहाँ से जारी होती है। जी जी, हाँ। इसके अलावा ये भी प्रावधान है कि 6 मंथली वो कंप्लायंस रिपोर्ट देता है जी। जैसे मान लो हमने ईसी जारी की तो कुछ ईसी कंडीशनल होती है, तो उनमें से कितनी कंडीशन का कंप्लायंस किया या नहीं किया वो 6 मंथली रिपोर्ट देता है, जो भारत सरकार का परिवेश पोर्टल है उस पर अपलोड होती है। जी, अब जैसे सिया का जो आपने कहा कि ये जो अध्यक्ष चेयरमैन का कार्यकाल है वो कितने समय तक? 3 साल। जी जी, जो भारत सरकार द्वारा, और सदस्य जो उनका भी कार्यकाल? देखो, सिया में कुल मिला के 3 लोग रहते हैं, जी, एक चेयरमैन, एक मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी, जी जी, ठीक है ना। और मेंबर और चेयरमैन दोनों का कार्यकाल 3 साल रहता है। जो मेंबर सेक्रेटरी रहता है वो सर्विंग ऑफिसर रहेगा। जी जी, जैसे यहाँ सामान्यता मध्य प्रदेश में जो ईडीएफको है जी, वो मेंबर वो सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी रहता है, जो सामान्यतः आईएएस अफसर रहता है। जी। कुछ स्टेट में डिप्टी कलेक्टर रहता है, वो मेंबर सेक्रेटरी रहता है। कुछ ज़्यादातर स्टेट में जो फॉरेस्ट अफसर है वो मेंबर सेक्रेटरी रहता है। तो मेंबर सेक्रेटरी वो व्यक्ति रहेगा जो सर्विंग रहेगा। जी, और ये जो दोनों हैं इनकी नियुक्ति पर्टिकुलर अवधि यानी 3 साल के लिए भारत सरकार द्वारा की जाती है जी। और जैसे ही अवधि खत्म हुई जी, उसके बाद फिर इनका सिया का गठन होना चाहिए। अगर मैं प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से देखूं तो सिया का गठन बहुत ही महत्वपूर्ण कारण के लिए किया गया है, लेकिन उतना लाइमलाइट में नहीं है सिया, मतलब थोड़ा सुषुप्त। एनजीटी लोग जानने लगे हैं सर कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके कोई संस्था है। अभी 6 महीने में सिया को नहीं जाना? नहीं, अभी तो जाना है। अभी मैं वही कह रहा हूँ कि आपके कार्यकाल में सिया को लेकर सिया ने तमाम जो है शिकायतों का निराकरण किया, जो अव्यवस्थाएं थीं विभागीय उनको दूर करने का प्रयास किया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो माननीय न्यायालय में ऑलरेडी लंबित हैं जो हमारे उसमें है, इसलिए मैं न्यायालय की गरिमा के अनुसार उनका डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जैसा मैंने बोला ना कि सर कि चूँकि सिया को और इफेक्टिवली पब्लिक से जोड़ने की जरूरत है। देखो, सिया आपकी भावना के अनुरूप, जन भावना के अनुरूप काम करेगा, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। नीट एंड क्लीन काम करेगा, साफ सुथरा काम करेगा, फास्ट करेगा, आप और जन भावना के अनुरूप काम करेगा, कर रहा है, करेगा जी। और अगर जैसे सर पूर्ववर्ती समय में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने कमिटमेंट किया, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद कि हम एक जंगल डेवलप कर देंगे,
डेवलपमेंट की कॉस्ट पे, तो क्या उनके निरीक्षण की भी, पुनर्निरीक्षण की भी गुंजाइश रहती है क्या सिया के पास? अभी हम अपने पास जो पेंडिंग केसेज है, चूँकि 11 जून 2024 से लेकर 6 जनवरी 25 तक सिया का गठन नहीं था। उसके अलावा DIA-2 सिया के केस भी हमारे पास थे। अच्छा, ये सर, ये सिया सेक जो मैं माइनिंग के लोगों से सुनता हूँ, वो सिया सेक और DIA डेक, हाँ। ये क्या है सर? ये ऐसा लगता है जैसे वो तुकबंदी कर दी। नहीं, तुकबंदी नहीं। सिया सेक DIA डेक। अरे तुकबंदी नहीं है, सुनो, जी, बहुत मोटी बात ये है जी। जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट है जी, या कोई एक्टिविटी है, तो बिना पर्यावरण प्रभाव के आकलन के बिना उस काम शुरू नहीं हो सकता, इसे जारी करें। जी। शुरू में 2 थी कैटेगरी A एंड कैटेगरी B। कैटेगरी में भारत सरकार करती थी और कैटेगरी B में सिया करता था। ठीक। लेकिन बीच में शायद 2016 का बात होगी, इन्होंने चूंकि कि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक और जो छोटे प्रकरण है 5 हेक्टेयर से कम, उसके लिए जिला स्तर पे कर दिया। जैसे यहाँ स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, तो वहाँ सिया है, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ऐसे जिले में डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बना दिया था, DIA। और यहाँ जो हमारी टेक्निकल कमेटी सेक है, वहाँ DIA है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ये बना दी थी। लेकिन एक अभी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 2018 में कभी कोर्ट का निर्णय हो गया कि डेक के बजाय उनके प्रकरणों का निराकरण भी सिया ही करेगी। जी, ठीक है ना। तो आज की स्थिति में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्यावरण विभाग और सिया अस्तित्व में है। बीच में जब मैं कलेक्टर था 2016 वगैरह में, तब DIA अस्तित्व में थी। जी, ठीक है ना, पर अब नहीं है। प्रदेश की जो जनता है, जो दर्शक हैं, जो पर्यावरण जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं लोग, सिया की तरफ से क्या कहना चाहेंगे उनसे? सिया के वर्ष के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखो, पर्यावरण बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का, संस्था का या सरकार का नहीं है। कानून अपनी जगह है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या वाटर एक्ट 74 या एयर पोल्यूशन या एयर एक्ट 81 या नोटिफिकेशन 2006, ये सारी चीज़ें अपनी जगह कानून। लेकिन हमको कानून का तो सख्ती से पालन करना ही करना है, और ये हम लोगों की ड्यूटी है सख्ती से पालन करवाएं। इसके अलावा आम व्यक्ति को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। और यदि आम व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कहीं पर वायलेशन हो रहा, कुछ हो रहा, तो सीधा हमारे संज्ञान में ला सकता है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कि आम व्यक्ति को भी स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जो काम मतलब बिना पॉल्यूशन के, बिना प्रदूषण फैलाए हो सकते हैं, उनको उसी हिसाब से करना चाहिए। और जहाँ जैविक का उपयोग है, वहाँ जैविक का उपयोग करना चाहिए। कुल मिला के पर्यावरण के प्रति सजगता बरतना हम सबका कर्तव्य और दायित्व है। जी, तो पर्यावरण संरक्षण सरकारों की चिंता का विषय है, इसके लिए कानून अपनी जगह है, जन जागरूकता अपनी जगह है। जन जागरूकता से अभिप्राय ये है कि जो भी सजग नागरिक हैं, अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर्यावरण संबंधी विषयों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो सिया को उनके आधिकारिक मेल पर या जो उनके टेलीफोन नंबर है उन पर सूचित कर सकते हैं। और सिया इसके लिए प्रतिबद्ध है कि प्रदेश के पर्यावरण का जो संतुलन है, उसमें कहीं भी कोई गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो। और उसके लिए सिया के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, वो बहुत सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। सर, तमाम सारे पहलुओं पर पहले तो सिया को ही समझने का अवसर मिला, उसके कि सिया है क्या, उसके मूलभूत उद्देश्य क्या हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश वैसे ही बहुत वनाच्छादित प्रदेश है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रदेश है। सिया मध्य प्रदेश के इस पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपके कार्यकाल में आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।